वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप अगर हमारी वीडियो कंटिन्यूटी में देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल बेस है और 2 लेक्चर हम बना चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को कंसिडर किया। तो जैसे कि सामने लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एज शो, जैसे कि दिखा रखा है डायग्राम में। विल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इस पर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी इस लूप पर वायर की वजह से, उसको जस्टिफाई करना और फोर्स बताने कितनी फोर्स लगेगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसा समझते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है। तो अगर हम इस पे फोर्स इसको अलग नाम दे दें जैसे ए बी सी डी, तो उसके कंसिडरेशन में हम बी सी और ए डी को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इनकी फोर्स अपोजिट लग रही होगी और ये सेम सेपरेशन पर हैं, तो इसीलिए इनकी जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। जैसे इस पर हम फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से बाहर आएगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो फोर्स हमारी कुछ ऐसे काम कर रही होगी। ये हमारा जो है करंट की डायरेक्शन है इसकी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे है। तो अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये हो गई, थंब ये हो गया हमारा। तो ऊपर वाले बी सी पर जो फोर्स लग रही है वो F1 डाउनवर्ड लग रही है। इसी तरीके से इसके रिवर्स में एडी पर अगर हम बात करेंगे तो एडी में करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ये थंब अपवर्ड हो जाएगा। तो F2 हमने मान लिया। तो दोनों ही फोर्स F1 एंड F2 अपोजिट इन डायरेक्शन बट हैव सेम मैग्नीट्यूड। That's why they cancel out to each other। ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। अब बात करते हैं बची हुई फोर्सेस पर। जैसे अगर आप इस फोर्स सी डी पर बात करें तो इस वायर की वजह से, तो क्योंकि करंट ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि एक वायर है, 2 पैरेलल वायर वाला कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें 2 पैरेलल वायर हैं जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। करंट क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर इसकी करंट अपोजिट डायरेक्शन की है तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा इसमें कि अपोजिट डायरेक्शन करंट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन करंट में रिपल्शन होगा। इन CD एंड मेन वायर have repulsion। और रिपल्शन होगा तो क्या करेगा, ये वायर जो है एक दूसरे को ऐसे रिपल्शन देंगे। और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा इन दोनों का जो रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक का निकाल लेते हैं। एक पे लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमने मान लिया F3, इसको हम मान लेते हैं F3। F3 फोर्स जो होगी जो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। यहाँ से अगर हम F3 को सॉल्व करें तो F3 हमारा आएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू है इसमें 15 एम्पियर की बनती हुई है। फिर 2 पाई इंटू सेपरेशन अगर देखें तो 1 इंटू 10 की पावर -2। लेंथ इस वायर की है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए तो F3 इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 10, 2 10 20 इंटू 15 और नीचे कुछ नहीं बचेगा इंटू 10 की पावर -7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 2 0 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 15 और 10 की पावर -5 और सिंप्लीफाई करेंगे
ये वैल्यू इस तरफ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁵, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, सॉरी न्यूटन पर मीटर। तो यानी इस वाले वायर पर जो फोर्स लगी है वो रिपल्सिव है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब आ जाते हैं हम, हमारी ये काम बची है ए बी, फोर्स ऑन ए बी आर्म बाय स्ट्रेट वायर। तो क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल वायर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, क्या देंगे, F4 मान लेते हैं। जो F4 होगी वो अट्रैक्टिव नेचर में होगी, तो इस पर इस तरीके से F4 काम करेगी, ठीक। F4 इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्शन होगा। अगर हम F4 को कैलकुलेट करें तो F4 सिमिलरली म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। F4 की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷। सिमिलरली I की वैल्यू 10 इंटू 15, 2π। D की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है और आगे 10 लेंथ ही हो गई, तो टोटल ओवरऑल यहाँ से 11 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर D की वैल्यू आई 11 इंटू 10⁻⁻2 और लेंथ इस वायर की वही है 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दैट इज F4 इक्वल टू 10 इंटू 15 इंटू 10, ठीक, 10 इंटू 15 इंटू 10 और एक 4 बच रहा है यहाँ पर आपका, 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 11। ऐसे देख लीजिए, 2 कट गया, पाई कट गया, 4 बचा है, 10 बचा है, 15 बचा है और एक 10 वहाँ से बचा है, ठीक है। ये ओवरऑल 2 जीरो एडजस्ट कर लें। 60 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 11। अगर इसको डिवाइड करें तो सिंपली 60 को जब 11 से डिवाइड करेंगे 55, 5.0, ये दैट इज 4। ये ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.4 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू अगर इसको 4 की पावर 0.54 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो एक अट्रैक्शन दे रही, एक रिपल्शन। अगर हम नेट फोर्स की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स, तो यहां निकाल देते हैं हम नेट फोर्स ऊपर। नेट फोर्स ऑन लूप, देखिए F1 और F2 तो कैंसिल आउट कर चुकी है, तो नेट फोर्स जो आएगी F, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है किसकी, F4 की, F3 की। तो अब हमें या तो हम डायरेक्ट ऐड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भी F4 प्लस F3 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्शन को इंडिकेट किया है तो डायरेक्शन एक तरफ इधर है, एक इधर है, तो वेक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया और इसको नेगेटिव मान लिया तो F3 आ गया, F4 माइनस F3। या आपको पता है पहले से कि भाई कौन सी ज़्यादा होगी, तो आपको न्यूमेरिकली देख के बता सकते हैं, जैसे जितना नज़दीक होगा वायर उतना ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो F3 है वो स्ट्रांग है, तो वैसे भी दिख रहा है जो F3 है वो 6 इंटू 10⁻⁴ है, वो 0.54 इंटू 10⁻⁴ है। तो माइनस कर दीजिए इतना, 6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.54 इंटू 10⁻⁴। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 6, 4, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो जिसकी वैल्यू आएगी दैट इज 5.46, ठीक है, 5.46 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर का जो नेट फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा लूप। तो लूप क्या होगा, बेसिकली लूप जो है, क्योंकि ये कैसी है, ये रिपल्सिव है, क्योंकि रिपल्सिव नेचर में, क्योंकि ये डिफल्सिव फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के केसेस में, तो क्या होगा
इनके केस में इस लूप का रिपल्शन होगा, ये लूप इस तरह जाएगा, किस फोर्स से, इतनी फोर्स। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम जो है वो 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर P and Q each of radius R and carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center. Find the magnitude and the direction of the net magnetic field at the common center of the two coils. अगर इसके हम सॉल्यूशन में देखें तो सबसे पहले हमें दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो देखिए इस लूप की, जैसे इसको हमने फर्स्ट मान लिया लूप, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट लूप की जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ये फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, दैट इज बी। अब दूसरा जो लूप है उसकी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से देखें, ये वाला पोर्शन उस तरफ का है, ये ऐसे है, शेडिल मैंने दिखाया, और ऐसे ये है, ये वाला पोर्शन, तो करंट ऐसे जा रही है नीचे वाले में और ऊपर वाले में कुछ ऐसे जा रही है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाली लूप का, ये वाली का होगा ये वाला, दैट इज B2। तो ये एक दूसरे के 90 पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो √ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, 2 B1 B2 cos थीटा 90, तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास BR जो आ गया, और क्योंकि आइडेंटिकल है, ये पहले ही कहा है उसने, आई करंट फ्लो कर रही है दोनों के अंदर, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, और रेडियस सेम, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब रेडियस सेम। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि B1 = B2 = B। जब रखेंगे तो यहाँ पर B² + B², सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी √2B। अब देखिए जो B है, B की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, B सेंटर पर है, लूप के सेंटर पर है, एक्सिस पर नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, B = अगर हम देखें यहाँ पर μ0 NiA² अपॉन 2 x² + a² 3y। ये किसके लिए है, ये है कॉइल के लिए, कॉइल के या लूप की एक्सिस पर, इस पर, क्योंकि ये सेंटर पर आ गए हम, तो सेंटर पे एक्सिस = क्या होगा, 0 होगा। और वैसे भी ये लूप है तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ B = μ0 I अपॉन 2a। अगर यहाँ से सॉल्व करते तब भी आ जाता है, x की वैल्यू 0 रखते और n 1 हो जाता है। n की वैल्यू अगर इसमें 1 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो अभी दिखाते हैं किस तरह की एक्सप्रेशन आएगा, μ0 IA² अपॉन 2 a² की पावर 3/2। तो b की वैल्यू आ गई μ0 IA² अपॉन 2 a³ कैंसिल आउट हो गया, दैट इज μ0 I अपॉन 2, मैच कर रहा होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्योंकि लूप और कॉइल अलग नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि लूप में सिंगल ऑफ टर्न होता है, कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, B रिजल्टेंट = आएगा √2, और B की वैल्यू आपकी μ0 I अपॉन 2a, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, BR = μ0 I अपॉन √2a। दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अगर बात करें तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा यानी कि B अपॉन B, दोनों ही की दोनों B वैल्यूज दे रहे हैं, तो दैट इज 1, थीटा = 45। तो 45 के डायरेक्शन में ये इसका रिजल्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो गई वीडियो। ये हमारे जो न्यूमेरिकल है आपको सबको समझ में आ गया होगा। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि इनकी अलग अलग लोकेशंस पे रखते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है, वो इस तरीके से रखे थे, ये प्रॉब्लम थी। तो वैरायटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन बेसिक वही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो हमारी है, देखिए सामने देखिए, ध्यान से देखिए, अ वायर AB कैरिंग अ स्टडी करंट ऑफ 12 एम्पियर, इट्स लाइंग ऑन अ टेबल। AB टेबल पे रखा हुआ है, ये कहीं ये टेबल पे है, ये रखा हुआ है। Another wire CD carrying 5 ampere is held directly above the AB at the height of 1 millimeter. Find the mass per unit length of the wire CD. CD का per unit length का मास निकालना है। Remain suspended, ऐसे ही बना रहे अपनी पोजीशन में, at its position left free, जब उनको फ्री छोड़ा जाए। Give direction of the current flowing in the CD with respect to that in AB. तो क्योंकि हम
मान लेते हैं क्योंकि किसी भी वायर में करंट की डायरेक्शन नहीं दी, तो हमने मान लेते हैं ये 12 एम्पियर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा वायर है, पहले तो हम उसकी डायरेक्शन ही पता कर लेते हैं करंट की क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखिए हम जानते हैं कि दो स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इनके बीच में अगर डायरेक्शन सेम होगी तो अट्रैक्शन होगा। अगर सेम डायरेक्शन हमने दे दी तो ए भी क्या करेगा, सी डी को नीचे खींच लेगा। तो क्योंकि वो कह रहा है कि फ्री कंडीशन में वो उसी पोजीशन पे हेड रहना चाहिए, तो डायरेक्शन सी डी की क्या हो गई, अपोजिट। और वो कितनी करंट फ्लो करा, 5 एम्पियर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पहला जो डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ करंट in CD is opposite to AB, clear। अब इस वायर का CD का पर यूनिट लेंथ का मास निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही होगी, इसका जो भी मास होगा उस पर एक फोर्स लग रही होगी, F इक्वल टू mg, जो उसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये एक इस पर फोर्स लगा रहा है, दो वायर के बीच में जो फोर्स लगती है, दो स्ट्रेट कंडक्टर वायर है के बीच में जो रिपल्शन लगती है, उससे इस फोर्स को बैलेंस कर रहा हो। तो फोर्स बिटवीन टू वायर क्या होगा, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स F निकाल लेते हैं हम, या F अपॉन L की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपकी वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट दोनों में दे रखी है, 5 इंटू 12। डिस्टेंस जो दे रखा है वो 1 मिलीमीटर है इसके बीच में, तो 2 पाई इंटू डी, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और सिंप्लीफाई करेंगे, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट है, 2 बचा, तो F बाई एल इक्वल टू, तो 5 जब 10, एक पावर एडजस्ट हो जाएगी, तो उसको लिख लेते हैं 120 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 120 इंटू 10 की पावर -4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो इतनी फोर्स ये वायर इस वायर पे लगा रहा है। अब क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस मतलब जिस फ्री कंडीशन के अंदर हम वायर को सीडी को फ्री छोड़ देते हैं तो वो अपनी पोजीशन में बना हुआ है, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, फोर्स ऑन CD क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg, F इज इक्वल टू mg, जो ग्रेविटी उस पर काम करेगी। तो क्योंकि F की वैल्यू mg, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पर F बाई एल की वैल्यू है, हम यही सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेते हैं, F आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2। लेकिन लेंथ उस वायर की नहीं दी हुई है, नहीं गिवन दी हुई है, तो पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो एक काम करते हैं कि भाई F बाई एल की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर है, तो हम F की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम सेकेंड इंटू फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम सेकेंड इनटू फर्स्ट। F की जगह हम रख देते हैं mg अपॉन L इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -2, और m बाई एल हमें सॉल्व करना है पर यूनिट लेंथ का मास, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 10। तो जब सॉल्व करेंगे तो m बाई एल इक्वल टू आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। तो जो इसका आंसर आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, और इससे हम एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट वैरायटी की होगी। चलिए अब चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉब्लम पर। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape an equilateral triangle of side A square of side A, and regular hexagon of side A. A coil is connected to a voltage source. We don't find the magnetic moment of the coil in each case. देखिए 12A दे रखा है, उसको 12A को इस हिसाब से एडजस्ट किया है कि उसमें 4 टर्न्स बन रहे हैं, उसमें 3 टर्न्स बन रहे हैं, उसमें 2 टर्न्स बन रहे हैं उसी वायर को। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज क्या होता है, M इज इक्वल टू NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर सिंगल से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर करंट क्योंकि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है तो इसलिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम करंट, क्योंकि उसमें कोई ऐसी वैल्यू ऑफ करंट नहीं दी हुई है, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है उसके लिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन M इक्वल टू NI है। अगर हम फर्स्ट केस में देखें, पहले केस में जिसमें ट्राइंगल है, फॉर ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के केस को अगर आप देखें तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सिंपल से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सीधा M लेंगे हम, M इज इक्वल टू NIA। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 4, I एज इट इज है A √3/4A स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वैसे बता देते हैं यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए बेस क्या है, बेस अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें, ये बेस A/2 हो गया, हाफ A/2। हाइट ये वाली वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू जो होगी √A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर, 1/2 A/4 इंटू रूट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज 4A² माइनस A² अपॉन 4। A/4 इंटू सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा इंटू A और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे 2 ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं तो हमने इसको मल्टीप्लाई ट्वाइस से कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि √3/4A²। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक। तो अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका आया दैट इज √3IA²। अब अगर हम आते हैं सेकंड में, जो क्या है, लूप है, सॉरी लूप कह रहे हैं, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए करेंगे सेकंड को फॉर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए एरिया में वेरिएशन है, नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 3, करंट I एज इट इज A², ये सभी को पता है, तो 3IA²। थर्ड वन क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो फॉर रेगुलर हेक्सागन, ये जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इस तरीके के। तो एक का एरिया हमने पहले निकाल रखा है, तो M यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2, करंट I, एरिया कितना है, एक ट्राइंगल का है 3/4A², और ऐसे कितने ट्राइंगल है, ऐसे 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 4, 2 3 × 6, आपके पास जो M3 की वैल्यू आएगी 3√3IA²। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल हमने तीनों शेप का निकाल लिया है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और हमने 3 वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिस्कस की है, और कोशिश ये की है
कि कोई भी न्यूमेरिकल रिपीट ना हो। तो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल पे हमने फोकस किया है। तो अब हमारे जो मैग्नेटिज्म है वो न्यूमेरिकली भी और हमारे जो थ्योरेटिकल लेक्चर थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोवाइड करा सकें और हम भी एक मोटिवेशन के साथ काम करें। आई होप सबको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।